Let's start with ectopic pregnancy. Now, what do we understand by this term ectopic pregnancy? So, ectopic pregnancy is one in which the fertilized ovum, ठीक है, तो हमने यहाँ पे ध्यान देना है कि ये fertilized ovum है, right? So this fertilized ovum is implanted, इसका implantation भी हो गया है और इसका development जो हो रहा है that is outside the normal endometrial cavity. So this definition has some very important keywords कि वो fertilized ovum है, वो implanted है और उसका development कहाँ हो रहा है? Outside the normal endometrial cavity. ठीक है? So will you be able to write the definition that it is a type of pregnancy in which the fertilized ovum is implanted and develops outside the normal endometrial cavity. तो outside कहाँ? तो वो sites हमें पता होनी चाहिए. The sites can be inside the uterus only but not at the जो यूजुअल जहाँ पे इम्प्लांटेशन होती है यूट्रस में वहाँ नहीं कहीं और, जैसे कि कहाँ सर्वाइकल रीजन में, एंगुलर, कॉर्नुअल एंड इवन आपका सिजेरियन स्कार वहाँ पे भी. तो यू कैन रिमेंबर बाय CACC, ठीक है, और ACCC जैसे भी आपको याद रखना है. ठीक है, तो आपको ये चार याद होने चाहिए, सर्वाइकल, एंगुलर, कॉर्नुअल, सिजेरियन स्कार, राइट. ये तो यूट्राइन रीजन है. एक्स्ट्रा यूट्राइन साइट्स कहाँ कहाँ पे होंगी और एक्स्ट्रा यूट्राइन कहाँ कहाँ इम्प्लांटेशन हो सकती है? सबसे पहले ट्यूबल में होगी. ओके, ट्यूब सबसे ज़्यादा है 97%, फिर आपका एब्डोमिनल 1% एंड फिर ओवेरियन सबसे लास्ट में 0.5%. ठीक है, अब ट्यूब जिसमें सबसे ज़्यादा हो रही है उसमें भी एम्प्यूला, फिर इस्थमस, फिर इनफंडिबुलम और फिर इंटरस्टिशियल लास्ट में. तो सीक्वेंस वाइज ही लर्न करना है कि एम्प्यूला है, फिर इस्थमस है, फिर इनफंडिबुलम है, फिर इंटरस्टिशियल है. ठीक है, और एब्डोमेन में कहाँ? एब्डोमेन में इतना बड़ा एब्डोमेन कहीं भी चला जाएगा क्या? नो. इंट्रापेरिटोनियल, इंट्रापेरिटोनियली जो होता है वो मोस्टली रेयर होता है. ठीक है, और दूसरा है आपका एक्स्ट्रा पेरिटोनियल, ब्रॉड लिगामेंट में भी इम्प्लांटेशन हो सकती है. तो ये सारे हैं. तो व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स? किन पेशेंट्स में हमें चांसेस लगेंगे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी उनमें हो सकती है? ठीक है, सो दीज आर द रिस्क फैक्टर्स. सबसे पहले there will be history of PID, that is pelvic inflammatory disease, history of PID. दूसरी हिस्ट्री किस चीज़ की होगी? हिस्ट्री ऑफ ट्यूबल लाइगेशन. हिस्ट्री ऑफ व्हाट? ट्यूबल लाइगेशन, मतलब उन्होंने कोई कॉन्ट्रासेप्टिव वाला यूज़ किया होगा और फेलियर हो सकता है ना उस चीज़ का. फेलियर दूसरे कॉन्ट्रासेप्शन का भी हो सकता है. ठीक है, सो हिस्ट्री ऑफ ट्यूबल लाइगेशन, कॉन्ट्रासेप्शन का फेलियर. अगेन द प्रीवियस हिस्ट्री, बहुत सारे केसेस हमने देखे कि प्रीवियस हिस्ट्री में सेम रही हो तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी आपकी यही सेम प्रॉब्लम हो सकती है. तो यहाँ पे भी प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी रही हो या आपने ट्यूब्स का कोई रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करवाया है, दैट मीन्स हमें ये किसकी तरफ जा रहा है? हिस्ट्री ऑफ इनफर्टिलिटी. ठीक है, देन ART, IUD यूज एंड ART, IVF वगैरह आपने यूज़ किया हो या इंट्रायूट्राइन डिवाइस का यूज़ है, इसका मतलब यही है कि आपका कॉन्ट्रासेप्शन फेल हो गया है. ठीक है, प्रीवियस इंड्यूस्ड अबॉर्शन या ट्यूबल एंडोमेट्रियोसिस, कि आपका एंडोमेट्रियम ही ट्यूब में चला गया तो वहीं पे ही इम्प्लांटेशन हो गई, ऐसा भी हो सकता है. तो ये हिस्ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर हिस्ट्रीज हमने ट्यूब से रिलेटेड ही पढ़ी. ठीक है, तो क्या हिस्ट्रीज होंगी? इनफर्टिलिटी की बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफर्टिलिटी की रह सकती है. ठीक है, और उसके चक्कर में उसने फिर ट्यूबल रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करवाई हो, ART का यूज़ किया हो, उसको ट्यूबल एंडोमेट्रियोसिस हो और प्रीवियस हिस्ट्री सेम रही हो या प्रीवियस अबॉर्शंस हुए हो. ठीक है, या ट्यूबल लाइगेशन हो गया था फिर भी अब यहाँ पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है और पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज. ठीक है, सो दीज आर द रिस्क फैक्टर्स. नेक्स्ट वी गोइंग टू डिस्कस कि किस तरीके से जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन रहेगी पेशेंट की वो क्या कंप्लेंट्स लेके हमारे पास आएगा. सो द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में जो है यहाँ पे एक ट्रायड फॉर्म होता है. ठीक है, अब इस ट्रायड में सबसे पहले पेशेंट बोलेगा एब्डोमिनल पेन के लिए. ठीक है, दूसरा एमिनोरिया और तीसरा इज विजाइनल ब्लीडिंग. ठीक है, क्या क्या आ रहा है? एब्डोमिनल पेन है, एमिनोरिया है और विजाइनल ब्लीडिंग है. सिर्फ यही तीन चीजें हमें जो है वो पेशेंट बता रही है. Now, tried plus all these points will raise a high suspicion कि ये एक ectopic pregnancy हो सकती है. All these points are nothing, ये हमारे risk factors ही हैं जो हमने डिस्कस कर लिए हैं. ठीक है, मे बी उसने अपना UPT टेस्ट किया है बट सिर्फ UPT कंफर्म करता है प्रेगनेंसी को, बट UPT डज नॉट टेल अबाउट आपका यूरिन प्रेगनेंसी किट्स जो होती है, दे डू नॉट टेल अस अबाउट द लोकेशन. ठीक है, तो ऐसा हो सकता है. और देयर इज हिस्ट्री ऑफ कंसेप्शन थ्रू IVF और ART. ठीक है, उसने प्रेगनेंसी UPT टेस्ट ही नहीं किया है और एमिनोरिया है. हीमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी एंड एक्यूट एब्डोमेन व्हिच इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय एनी अदर डायग्नोसिस. राइट, ये पॉइंट्स और जो हमने रिस्क फैक्टर्स में डिस्कस किया है वो अगर आपको मिल रहे हैं सो यू शुड इट रेजेस अ हाई सस्पिशन. ठीक है, अभी जो हमने पेन की बात की, पेन इज अ वेरी वेग टर्म. किस तरीके की पेन होगी? पेन हो सकती है यूनिलेटरल लोअर एब्डोमेन, एक साइड को हो सकती है. ठीक है, और पेल्विक एरिया में भी हो सकती है. ठीक है, तो क्यों होती होगी पेन? अगर तो रप्चर कर गया है आपकी प्रेगनेंसी यहाँ पे तो हीमोपेरिटोनियम की वजह से हुई. ठीक है, एंड दैट विल बी एब्रप्ट ऑनसेट की होगी और बहुत सिवियर पेन वो होगी अगर तो रप्चर ही कर गई है. अगर अनरप्चर्ड है तो तब क्यों दर्द हो रही है? दिस इज ड्यू टू योर स्ट्रेचिंग ऑफ द ट्यूब्स T11, T12 एंड L1. तो यहाँ पे आपकी ट्यूब्स की स्ट्रेचिंग हो चुकी है, इसलिए जो है वहाँ पे पेन हो रही है. ठीक है, ये तो नीचे हो रही थी, हो सकता है कि मिडल या अपर एब्डोमेन में दर्द हो जाए. वहाँ क्यों हो सकती है? क्योंकि अगर रप्चर हो गया है सो इंट्रापेरिटोनियल ब्लड इज गोइंग टू रीच योर अपर एब्डोमेन. ठीक है, या एब्डोमिनल एक्टोपिक भी तो हो सकती है. एब्डोमेन में हमने कहा तो है साइड एब्डोमेन भी तो थी, क्या पता वहीं का एक्टोपिक केस हो. ठीक है, रप्चर्ड एक्टोपिक हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि हीमोपेरिटोनियम हो जाता है, एब्रप्ट ऑनसेट सिवियर होगी. साथ में इसमें होगी शोल्डर टिप पेन. क्या होगी? शोल्डर टिप पेन. इंट्रापेरिटोनियल ब्लड रीचेस द डायाफ्राम. राइट, कहाँ पहुंच गया है? डायफ्राम पे पहुंच गया. डायफ्राम को वो क्या करेगा? इरिटेट, इसीलिए शोल्डर टिप पेन हो सकती है. दूसरा हो सकता है सिंकोप का अटैक या पोस्चरल हाइपोटेंशन. मेक श्योर कि हम रप्चर्ड बात कर रहे हैं. ठीक है, तो रप्चर्ड में सिंकोप अटैक हो सकता है या पोस्चरल हाइपोटेंशन. देयर कैन बी अर्ज टू डिफिकेट बिकॉज देयर इज पूलिंग ऑफ ब्लड इन द पाउच ऑफ डकलेस. ठीक है, एज अ रिजल्ट देयर विल बी प्रेशर ऑन द रेक्टम एंड देयर विल बी अर्ज टू डिफिकेट. तो ये सारे हमारे क्लिनिकल प्रेजेंटेशन हैं. तो ये लेके पेशेंट हमारे पास आया है. नेक्स्ट अब हम उसका करेंगे एग्जामिनेशन.
अब एग्जामिनेशन में अगर हम जनरल एग्जामिनेशन देखें तो अगर कोई रप्चर कर रही है प्रेगनेंसी तो वहाँ पे हमें फीचर्स ऑफ शॉक टैकिकार्डिया हाइपोटेंशन मिल सकते हैं, ठीक है। अनरप्चर्ड में तो हमें ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, द पेशेंट विल बी स्टेबल हियर। पर एब्डोमेन में एब्डोमिनल डिस्टेंशन शिफ्टिंग डलनेस के साथ मिल सकती है, ठीक है, अगर रप्चर कर गई है वो तो, ठीक है। नो मास इज यूजुअली फेल्ट इन दिस केस, ठीक है। लेकिन अनरप्चर्ड केसेस में हमें देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ एडिनेक्सल मास, मोस्ट सिग्निफिकेंट फाइंडिंग, तो इसमें हमें एक मास मिलेगा, ठीक है। अनरप्चर्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। द पेशेंट दो इट कैन द पेशेंट मे लुक इल, पैलर मे और मे नॉट बी प्रेजेंट इन सच केसेस, ठीक है। फीचर्स ऑफ शॉक नहीं होंगे पर इसमें, ठीक है। एब्डोमेन में हमने क्या कहा कि हमें क्या मिलेगा, टेंडरनेस, ठीक है। एब्डोमेन का भी टेंडरनेस रहेगा, एब्डोमेन टेंडरनेस, ठीक है। एंड मसल गार्डिंग हो सकती है, तो मसल गार्डिंग या जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे कट किए हैं वो इस तरफ, ठीक है, रिबाउंड टेंडरनेस गार्डिंग एंड रिजिडिटी इस तरफ भी मिल सकते हैं। देन मास हमें मास यहाँ पे तो रप्चर कर गया ना, तो इसलिए यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ एडिनेक्सल मास इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फाइंडिंग, राइट। इरेगुलर सा होगा, टेंडर मास होगा वो, ठीक है। एंड अगर इंट्रापेरिटोनियल हेमरेज हो गई हो, ठीक है, लेकिन कोई ओल्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो, एक्यूट एब्डोमेन के साथ पेशेंट ना आया हो, तो यहाँ पे हमें एक साइन भी मिल सकता है, दैट इज नोन एज कलन साइंस, ठीक है। ये एक डार्क ब्लूइश डिस्कलेशन अराउंड द अम्बिलिकस है, ठीक है। और साथ में इसमें हमें सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस, दिस इज पेन ऑन टचिंग द सर्विक्स ड्यूरिंग पीवी ड्यू टू salpingitis peritonitis occurs in both PID and ectopic pregnancy. Uterus enlarges and soft but the size is less than period of gestation. Correct. Next is how you are going to manage the cases. अब मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले हम करेंगे इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है। सो व्हाट ऑल आर इंक्लूडेड इन द इन्वेस्टिगेशंस। सो इन्वेस्टिगेशंस में सबसे पहले तो आपने यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करवाना है, ठीक है। अगर उसने नहीं किया है, उसे नहीं पता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द एमेनोरिया, तो हमने यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर दिया। नेक्स्ट हमने उसका ब्लड प्रोफाइल लेना है, ठीक है, हीमोग्लोबिन के लिए, एबीओ आरएच ग्रुपिंग के लिए, टीएलसी डीएलसी एंड ईएसआर हमें पता होना चाहिए, ओके। देन नेक्स्ट हम अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, ठीक है। हमने ब्लड टेस्ट करवा दिए, हमने प्रेगनेंसी टेस्ट करवा दिया, लेट्स डू एन अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में या तो हमें साफ साफ दिख जाएगी इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी, तो उसमें इंट्रा डेसिडुअल साइन होगा, डबल ब्लड साइन है, डबल डेसिडुअल सेक्स साइन, ठीक है, मतलब साफ हमें पता चल जाएगा कि यूट्रस में है प्रेगनेंसी। हमें एक्टोपिक भी पता चल जाएगी, कैसे, एक्स्ट्रा यूट्राइन गेस्टेशनल सैक विद योक सैक हमें दिख जाएगा, यूट्रस के बाहर एक गेस्टेशनल सैक प्रेजेंट है, उसमें योक सैक भी है, ठीक है। एम्ब्रियो का प्रेजेंस एब्सेंस अलोंग विद द कार्डियक एक्टिविटी हमें पता चल जाएगी, ठीक है। देन देयर कैन बी सम सजेस्टिव ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है, कि हमें क्लियर नहीं है, बस हम सजेस्टिव कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा क्यों होगा, बिकॉज देयर विल बी द यूट्रस इज गोइंग टू बी एम्प्टी, ठीक है, एंड देयर विल बी अ कॉम्प्लेक्स एडिनेक्सल मास, ऑब्वियसली वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी ही होगी, ठीक है। एंड अगर हम उसका कलर डॉपलर सोनोग्राफी कराएं तो देयर विल बी इंक्रीज्ड वेस्कुलरिटी ऑफ द मास, एंड एज अ रिजल्ट हमें रिंग ऑफ फायर अपीयरेंस देखने को मिलेगी, ठीक है। एंड गेस्टेशनल सैक एंड ट्यूब विदाउट योक सैक और एम्ब्रियो, तो मतलब कुछ है वहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स सा मास है, क्योंकि यहाँ पे देखो, क्योंकि हमें योक सैक मिल गया है, एम्ब्रियो ही दिख गया है, कार्डियक एक्टिविटी है, तो इसे तो हम डायरेक्ट एक्टोपिक प्रेगनेंसी ही कह रहे हैं। यहाँ पे हमें कोई एम्ब्रियो या कार्डियक एक्टिविटी नहीं मिली है, तो हमने सिर्फ उसको टर्म कर दिया एज कॉम्प्लेक्स एडिनेक्सल मास, ठीक है। एंड दिस इज सजेस्टिव ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट जो हम करवा सकते हैं वो है बीटा एचसीजी, ठीक है। अब बीटा एचसीजी की जो वैल्यू है, ठीक है, मतलब टीवीएस पे 2000, मतलब आपने टीवीएस कराना है और 2000 वैल्यू अगर आपकी है इंटरनेशनल यूनिट एक बीटा एचसीजी की, और ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन अगर करवाना है और आपकी बीटा एचसीजी की वैल्यू 6500 है, तो हमें एक विजिबल गेस्टेशनल सैक दिखेगा ही एक इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी 100%, ठीक है। तो वही लिखा है इसमें कि वैल्यू ऑफ बीटा एचसीजी अबव विच इन इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी ऑन अल्ट्रासाउंड इन 100% केसेस गेस्टेशनल सैक विल बी विजिबल इन यूट्रस, दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। ठीक है, तो आपका पेशेंट आया है, आपने बीटा एचसीजी भी करवाया है, मान लो उसकी वैल्यू ज़्यादा आई है, ठीक है, लेकिन आपको क्या दिखना चाहिए था, गेस्टेशनल सैक दिखना चाहिए था। अब आपको गेस्टेशनल सैक दिखा ही नहीं, इसका मतलब ये एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, ठीक है। व्हाट इफ पेशेंट का कम वैल्यू है, ठीक है, इफ एचसीजी इज लेस देन 2000, तो हम उसको रिपीट करवाते हैं। अभी हम इन्वेस्टिगेशन ही डिस्कस कर रहे हैं, तो हम दोबारा करवाएंगे टेस्ट इन 48 आवर्स, ठीक है। रिपीट द एचसीजी इन 48 आवर्स। नाउ व्हाट ऑल कैन हैपन, द लेवल्स कैन इंक्रीज और डबल हो सकते हैं। अगर तो डबल हो जाए, मतलब इंक्रीज 35 to 65% है, तो वो तो इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी एक नॉर्मल प्रेगनेंसी है, ठीक है। लेवल्स ऑफ एचसीजी डिक्रीज, तो वो अबॉर्शन होता है, इंट्रायूट्राइन अबॉर्शन। एंड इफ लेवल्स ऑफ बीटा एचसीजी इंक्रीज, दे आर इंक्रीजिंग, लेकिन लेस देन 35%, अभी हमने बोला कि 35 से 65 होगा तो वो एक नॉर्मल इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी है, लेकिन इसमें इंक्रीज कम हुआ है, डबल नहीं हुआ है, ठीक है, अभी लेस देन 35 ही है, दैट मींस देयर इज स्लो राइजिंग बीटा एचसीजी, तो इसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी के तौर पे मैनेज करेंगे फिर, ठीक है। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन इज योर सीरम प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स। अगर वायबल इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी है, सो इसके जो लेवल्स हैं देयर विल बी मोर देन इक्वल टू 25 नैनोग्राम पर ml, ठीक है, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर 5 से कम है तो वो एक नॉन वायबल इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी होगी या एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी, ठीक है। फिर हम करा सकते हैं डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज, ठीक है, यूट्राइन एस्पिरेशन। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में तो हमें कुछ मिलेगा नहीं, अगर लेकिन एक नॉन वायबल इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी होगी तो उसमें हमें कोरियोनिक विलाई विल बी प्रेजेंट इन द डेसिडुआ, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट जो हम कर सकते हैं दैट इज कल्डोसेंटेसिस। कल्डोसेंटेसिस क्या होता है कि थ्रू पोस्टीरियर फॉर्निक्स ऑफ विजाइना फ्लूइड इज एस्पिरेटेड फ्रॉम द पाउच ऑफ डगलस, इससे हमें हीमोपेरिटोनियम अगर हुआ है उसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू कलेक्ट द ब्लड इन द सिरिंज एंड लीव इट फॉर 5 मिनट्स। अगर तो उसमें ब्लड क्लॉट हो गया तो मे बी द नीडल हैज एंटर्ड इनटू सम ब्लड वेसल, ठीक है, एंड ब्लड डजंट क्लॉट, सो हीमोपेरिटोनियम, ठीक है, मतलब इसका मतलब रप्चर्ड एक्टोपिक है, ओके।
There are some tests which are not done in ectopic pregnancy like HSG, that is hysterosalpingography, hysteroscopy and colpotomy. तो ये हमने कुछ टेस्ट करे, इन्वेस्टिगेशंस की. नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशंस आपके लैप्रोस्कोपी है, लैप्रोटोमी है. ठीक है. सो लैप्रोस्कोपी हम कब करेंगे? इफ वी हैव सम कंफ्यूजन विद अदर पेल्विक लीजन्स एंड ओनली व्हेन द पेशेंट इज हीमोडायनेमिकली स्टेबल. तो अब जब हम करेंगे लैप्रोस्कोपी तो हमें क्या पता चलेगा? वी आर गोइंग टू कंफर्म द डायग्नोसिस. हमारा डायग्नोसिस कंफर्म हो जाएगा. जो एक्टोपिक मास है उसे हम रिमूव कर सकते हैं, या डायरेक्ट इंजेक्शन ऑफ कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स इनटू द एक्टोपिक मास. अगर मेडिकल मैनेजमेंट उसको डिसाइडेड हुआ था तो हम उसको डायरेक्टली इंजेक्शन दे सकते हैं. ठीक है. एंड लेप्रोटोपी मतलब हमें ओपन एंड सी करके करना पड़ेगा, पर वो हम तभी करेंगे अगर वो हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है पेशेंट हमारा, तो उस टाइम हम लेप्रोटोमी करते हैं. ठीक है. सो आफ्टर ऑल दीज इन्वेस्टिगेशंस वी आर गोइंग टू मैनेज द केस ऑफ अनरप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी. तो आपने अगर आता है तो पहले खुद लिखना है कि क्लिनिकल फीचर्स ये होंगे, एग्जामिनेशन पे ये होगा, इन्वेस्टिगेशंस में ये करवाएंगे. ठीक है. फिर आपने लिखना है कि वी कैन डू अ एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट. दिस इज बेसिकली लीस्ट प्रेफर्ड वर्ड एंड वी वेट फॉर स्पॉन्टेनियस रेजोल्यूशन है. तो कब करनी है? जब आपका पेशेंट स्टेबल हो. ठीक है. वहाँ पे अल्ट्रासाउंड पे देयर इज नो विजिबल सैक या गेस्टेशनल सैक इज लेस देन 4 सेंटीमीटर. फिर ये वही इन्वेस्टिगेशन है जो आपने पीछे लिखी होंगी, अब वो आपको ढंग से लिखनी है, डिवाइड करके कि कौन किसमें आएगा. एचसीजी की वैल्यूज 1500 से कम है, विद अ फॉलोइंग ट्रेंड, कोई कार्डियक एक्टिविटी नहीं है, नो एविडेंस ऑफ ब्लीडिंग या रप्चर ऑन टीवीएस. ठीक है. सो वी आर गोइंग टू जस्ट वेट है. फिर आती है कंजर्वेटिव मैनेजमेंट. अंडर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट मेडिकल मैनेजमेंट है और एक सर्जिकल मैनेजमेंट है. मेडिकल मैनेजमेंट इज द बेस्ट प्रेफर्ड, लेकिन उसको हमें फुलफिल करने पड़ेंगे कुछ प्रीरिक्विजिट्स. ठीक है. क्या प्रीरिक्विजिट्स है? कि यहाँ पे मेडिकल मैनेजमेंट के लिए भी आपका स्टेबल होना चाहिए पेशेंट, फैमिली अगर कंप्लीट नहीं है, और HCG values are less than 3000 international units, no intra-abdominal hemorrhage, size of gestational sac is less than 4 centimeter, कोई cardiac activity नहीं है, और tubal diameter is less than 4 centimeter. Then the drug of choice is methotrexate, 50 milligram per n square. IM देना है, single dose ही देना है. Successful medical management हम तब बोलेंगे अगर there is decrease in the HCG levels. कितना होना चाहिए? लेकिन by 15%, more than 15% between day 4 and day 7. मतलब आज आपने डोज दे दी methotrexate की, then day 4 और day 7 में आप चेक करेंगे तो वहाँ पे HCG levels का फॉल होना चाहिए, पर कितना? 15% से भी ज़्यादा फॉल होना चाहिए. लेकिन अगर day 7 पे 15% से कम ही फॉल हुआ है तो हम फिर से रिपीट करते हैं डोज को. ठीक है. और अगर फिर भी नहीं आता है, ठीक है, there is आपका HCG values they are not falling. ठीक है. इसका मतलब there is failed medical treatment and it becomes itself an indication for surgery. Other indications for surgery include if your patient is unstable, family अगर complete है, HCG values 5000 से ऊपर है, ठीक है, साइज ऑफ गेस्टेशनल सैक इज मोर देन 4 सेंटीमीटर एंड कार्डियक एक्टिविटी इज प्रेजेंट, तो हम सर्जरी करेंगे. सर्जरी में भी आपने करना है लैप्रोस्कोपी करनी है. ठीक है. फैमिली इज कंप्लीट तो सेल्फ इंजेक्टोमी करेंगे, अगर नहीं है तो सेल्फ इंगोस्टोमी करेंगे. ठीक है. फैमिली इज नॉट कंप्लीट लेकिन गेस्टेशनल साइज बहुत बड़ा है, 5 सेंटीमीटर से भी बड़ा, तो हमें सेल्फ इंजेक्टोमी ही करनी पड़ेगी. ठीक है. और अगर ओवरी वाला है तब तो हमें ओवरी को भी निकालना ही पड़ेगा ना, सेल्फ इंगोफरेक्टमी करनी पड़ती है. ठीक है. नाउ फॉलोइंग द कंजर्वेटिव सर्जरी और मेडिकल ट्रीटमेंट, एस्टिमेशन ऑफ बीटा एचसीजी शुड बी डन वीकली टिल द वैल्यू बिकम लेस देन 5 इंटरनेशनल यूनिट्स पर ml. Now, what can be the differential diagnosis in case of this subacute ectopic pregnancy? मतलब अगर अभी रप्चर नहीं हुआ है तो इनकम्प्लीट अबॉर्शन हो सकता है, लेकिन उसमें ब्लीडिंग इज गोइंग टू अपीयर प्रायर टू पेन. ठीक है. और एब्सेंस ऑफ फेंटिंग अटैक रहेगा. ब्लीडिंग विल बी ब्राइट रेड एट टाइम प्रोफ्यूज एंड जनरल कंडीशन विल बी प्रोपोर्शनेट विद द विजिबल ब्लड लॉस. देयर विल बी नो फीचर्स ऑफ इंट्रापेरिटोनियल ब्लीडिंग. फॉर्निक्स पैल्पेशन गिव्स नेगेटिव फाइंडिंग एंड डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज रिलीव्स द सिम्टम्स. और अगर हम उसका हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें विलाई मिलेगा. ठीक है. दूसरा हो सकता है कि सेल्फिंजाइटिस हो सकता है, तो उसमें प्रीवियस हिस्ट्री रही होगी सिमिलर अटैक ऑफ पेन की. ठीक है. उसमें बर्निंग नेचर की पेन होती है, लेकिन एमिनोरिया इज एब्सेंट ऑल्दो स्लाइट ब्लीडिंग में अपीयर. राइज ऑफ टेम्परेचर होगा उसमें एंड द पेशेंट इज टॉसिंग इन बेड. ठीक है. एंड पैलर इज एब्सेंट रादर द फेस इज फ्लश्ड. और उसमें सेल्फिंजाइटिस में हमें बाइलेटरल टेंडरनेस ऑफ मास मिलेगा एंड ल्यूकोसाइटोसिस. नेक्स्ट इज अपेंडिसाइटिस. उसमें पेन एंड टेंडरनेस सेटल डाउन ड्यू टू द मैकबोनिस पॉइंट. मतलब हमारा जो मैकबोनिस पॉइंट है हमें वहाँ पे मैक्सिमम पेन एंड टेंडरनेस मिलेगी. ठीक है. मसल गार्ड एंड रिजिडिटी विल बी कैरेक्टरिस्टिक देयर एंड pelvic findings negative. ट्विस्टेड ओवेरियन ट्यूमर हो सकता है, तो हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्रीवियस स्वेलिंग रही होगी, उसमें फेंटिंग अटैक तो नहीं होते हैं, है ना. विजाइनल ब्लीडिंग में अपीयर कंफ्यूजिंग द पिक्चर. जनरल कंडीशन रिमेन्स अनअफेक्टेड एंड इंटरनल एग्जामिनेशन रिवील्स अ सिस्टिक मास फेल्ट सेपरेटेड फ्रॉम द यूट्रस. या हो सकता है कोई रप्चर्ड चॉकलेट सिस्ट हो या रप्चर्ड कॉर्पस ल्यूटियम हो, लेकिन इस वाले में प्रेगनेंसी टेस्ट जो होगी वो नेगेटिव होगा. ठीक है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द मैनेजमेंट इन केसेस ऑफ योर रप्चर्ड ectopic pregnancy. So in ruptured ectopic pregnancy अभी तो हमने ऐसे लिखा है, बट यू गोइंग टू राइट इन सीक्वेंस की सबसे पहले क्लिनिकल फीचर्स ये होंगे, एग्जामिनेशन पे ये मिलेगा, हमने ये इन्वेस्टिगेशंस करानी है अलॉन्ग विद रिससिटेशन ऑफ द पेशेंट. ठीक है. आईवी फ्लूइड्स लगाने हैं, ब्लड इज ड्रॉन और पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन हमें किया है. अगर तो हमें वाइटल्स उसके जो हैं वो अनस्टेबल हैं, देन वी आर गोइंग टू डू लेप्रोटोमी, और अगर स्टेबल हैं तो लेप्रोस्कोपी भी कर सकते हैं. ठीक है. सो लोकलाइजिंग साइंस आर पॉजिटिव, और फिर हमने क्या देखना है कि उसके वाइटल्स जो है अनस्टेबल है तो हमें लेप्रोटोमी करना है. लेकिन यहाँ पे भी कुछ डिफरेंशियल डायग्नोसिस रहेंगे. ठीक है. हो सकता है कि एक्यूट अपेंडिसाइटिस हो सकता है रप्चर्ड कॉर्पस ल्यूटियम हो सकता है ट्विस्टेड ओवेरियन ट्यूमर हो या रप्चर्ड चॉकलेट सिस्ट हो या परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर हो. So how we are going to proceed? So the steps include that the abdomen is opened by infra-umbilical longitudinal incision, grasps the uterus and draw it up under vision. The tubes and ovaries of both the sides are quickly inspected to find out the site of rupture. Then self-injectomy is the definitive surgery management here, and the excised tube should be sent for histological examination. Then the ipsilateral ovary and its vascular supply is preserved. Oophorectomy is done only if the ovary is damaged beyond salvage or is pathological. Right?
इन केसेस हियर जहाँ पे रप्चर हो चुका है, ठीक है, आपने यहाँ पे सारी की सारी इन्वेस्टिगेशंस नहीं लिखनी है कि हम सब करवाएंगे, बिकॉज नो टाइम शुड बी वेस्टेड हियर, ठीक है। तो आपने लिखना है बेस्ड ऑन द क्लासिकल हिस्ट्री जो भी आपको मिल रही है वो सारी आपने लिखनी है और थोड़ा सा एग्जामिनेशन लिखना है, ठीक है। और थोड़ा सा आपने जब आप उसको रिसेसिटेट कर रहे हो तो ब्लड इन्वेस्टिगेशंस वगैरह देनी है, बस इतने ही बेसिस पे आपने यहाँ पे अपना परफॉर्म कर देना है सर्जरी, ठीक है। इतना टाइम नहीं है कि आप अल्ट्रासाउंड और बीटा HCG 48 आवर्स वेट करते रहो, ठीक है। सो इस रप्चर्ड केसेस में इट इज अ शॉर्ट मैनेजमेंट, फटाफट करना है आपको, ओके।